नमस्कार दोस्तों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला। यह दूसरा वीडियो है, वीडियो नंबर दूसरा है। तो वर्णमाला के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे पहला टॉपिक वर्ण के भेद। वर्ण के भेद में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, वर्ण के भेद 3 होते हैं। पहला स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वर्ण। तो हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है वह स्वर वर्ण के चल रहा है। स्वर वर्ण कल पढ़ रहे थे दोस्तों, मेरा पहला वीडियो में स्वर वर्ण का दिया हुआ है कुछ वहाँ। तो आज हम लोग स्वर वर्ण का कुछ भेद पढ़ेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। कल का वीडियो से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्वर वर्ण के भेद 4 होते हैं दोस्तों। तो पहला भेद होता है मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। दूसरा होता है जिह्वा या जीभ के आकृति या संरचना के आधार पर स्वर के भेद 3। तीसरा जो है स्वर के भेद है ओष्ठाकृति या ओठ के बनावट के आधार पर स्वर के भेद। चौथा है मुखाकृत या मुंह की संरचना के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। तो हम लोग पढ़ चुके थे पहला भेद मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों दूसरा स्वर के भेद। दूसरा में जिह्वा या जीभ के आकृति या संरचना के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। तो पहला भेद है दोस्त अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं? अग्र स्वर का उदाहरण में ई, ए, ये 4 है दोस्तों अग्र स्वर का उदाहरण। अब इसे हम अग्र स्वर क्यों कहते हैं इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो जीभ के आगे वाला भाग से स्वर का उच्चारण करते हैं उसे अग्र स्वर कहते हैं। उच्चारण के लिए 3 भागों में जीभ को बांटा गया, जिससे हम लोग नमक टेस्ट करते हैं उसको आगे भाग बोलते हैं दोस्तों, और जीभ का बीच वाला को मध्य भाग बोलते हैं, और जो पीछे में जो दोस्तों जिससे हम लोग खाना डालते हैं लास्ट वाला को उसको कहते हैं पीछे वाला पश्च भाग। तो जीभ के 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग मतलब आगे वाला भाग से जिस स्वर का उच्चारण करते हैं उसे अग्र स्वर कहते हैं, और मध्य स्वर जीभ का बीच भाग से स्वर का उच्चारण करते हैं उसे मध्य स्वर कहते हैं, और पश्च स्वर जिस स्वर का उच्चारण हम लोग जीभ के पीछे वाला भाग से उच्चारण करते हैं उसे कहते हैं पश्च स्वर। तो अग्र स्वर हमारा जब भी उच्चारण करेंगे ई, ए का, तो हम लोग जीभ का आगे वाला भाग से उच्चारण करेंगे, और मध्य स्वर बस एक ही है उसका आ जब भी उच्चारण करते हैं तो जीभ का मध्य भाग से उच्चारण करते हैं, और पश्च स्वर जीभ का पीछे वाला भाग से उच्चारण करते हैं। जब भी उच्चारण करते हैं तो ऊ, ओ, औ, आ और री जब भी इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब जब भी उच्चारण करेंगे तो ये पीछे जीभ का पीछे वाला भाग से उच्चारण करते हैं। आप ये गौर कर सकते हैं, जब भी कोई ऊ, ओ, औ या करता तो उसे आप सुनने का या ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ जीभ का पिछले वाला भाग से उच्चारण करते हैं। स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं। आप लोग पहले बार सुन रहे होंगे दोस्तों कि स्वर को अच भी कहा जाता है। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग को शायद नहीं पता होगा कि स्वर को अच भी कहा जाता है। सभी स्वर वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अच के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा दोस्तों ये हो गया जिह्वा या जीभ के आकृति या संरचना के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। अब हम लोग तीसरा भेद पढ़ेंगे दोस्तों, स्वर के तीसरा भेद ओष्ठाकृत या ओठ की बनावट के आधार पर स्वर के भेद 2 है दोस्तों, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्त मतलब होता है गोल। जब भी हम इन सब स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारा ओठ जो होगा वो गोल गोल बनेगा दोस्तों। जैसे ऊ, ओ, औ। जब भी हम लोग किसी को ये ऊ, ओ, औ का बोलते हुए देखेंगे तो उनका ओठ को देखिएगा गौर से, तो उनका ओठ जो है गोल गोल बनेगा। तो इसलिए इसको वृत्ताकार स्वर करते हैं। अवृत्ताकार स्वर मतलब गोल नहीं बनेगा। आप इन स्वरों जैसे आ, ई, ए, री जब भी आप इनका उच्चारण कीजिएगा तो आपका ओठ है वो गोल नहीं बनेगा, मतलब मुंह खुल जाएगा। इसलिए इसको करते हैं अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार जिसमें जिस स्वर का उच्चारण करते हुए हमारा ओठ जो है, मुंह जो है गोल होता है, इसलिए इसको कहते हैं वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर हमारा है ऊ से बना हुआ स्वर है। ऊ और ऊ को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना ऊ बनेगा। आ और ऊ को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। आ और ओ को जोड़ेंगे तो औ बनेगा दोस्तों। चौथा हमारा भेद है स्वर का मुखाकृति
मुंह की संरचना के आधार पर स्वर वर्ण के भेद 4 हैं। समवर्त स्वर पहला, दूसरा है विवर्त स्वर, तीसरा है अर्ध समवर्त स्वर और चौथा है अर्ध विवर्त स्वर। तो समवर्त स्वर को ई उ री है दोस्तों। मतलब समवर्त स्वर, समवर्त मतलब होता है दोस्तों थोड़ा खुलना, मतलब थोड़ा खुलना। समवर्त स्वर जब भी उच्चारण करेंगे तो मुंह थोड़ा खुलता है, इसलिए इसको कहते हैं समवर्त स्वर। ई उ री, तो जब भी इनका उच्चारण करेंगे तो आप गौर से देखिएगा मुंह थोड़ा सा खुलता है। अब दूसरा हो गया विवर्त स्वर। विवर्त स्वर, विवर्त का मतलब ही होता है ज़्यादा। तो जब भी हम लोग इनका उच्चारण करेंगे आ, तो जब भी हम आ उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह ज़्यादा खुलेगा दोस्तों, तो इसलिए कहते हैं इसको विवर्त स्वर। अर्ध समवर्त मतलब समवर्त से कम टाइम लगता है, मतलब आधा मुंह खुलता है, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध समवर्त। जैसे ए ओ, मतलब इसमें आधा, उससे भी आधा खुलता है, समवर्त स्वर से आधा मुंह खुलता है, इसके लिए अर्ध समवर्त कहते हैं। और अर्ध विवर्त, अर्ध विवर्त दोस्तों ये विवर्त से कम मुंह खुलता है, इसलिए इसको करते हैं अर्ध विवर्त। अर्ध का मतलब ही होता है आधा। जैसे आ जोड़ ए करेंगे तो ऐ बनेगा दोस्तों, और आ जोड़ ओ करेंगे तो बनेगा दोस्तों औ। मगर जब भी हमसे सवाल में पूछा जाएगा कि स्वरों में सबसे बड़ा स्वर क्या है, तो ए और ओ, इनसे बड़ा कोई स्वर नहीं है। उच्चारण करते समय इसका टाइम जो रहता है दोस्तों, समय जो लगता है वो ज़्यादा लगता है, मुंह भी थोड़ा बड़ा खुलता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद कितने हैं दोस्तों? 4। आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण के भेद कितने हैं, तो बतलाएंगे दोस्तों 4 होते हैं। तो ये रहा स्वर वर्ण के भेद। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। अब मेरा टॉपिक जो है वर्ण के भेद में हमारा स्वर वर्ण कंप्लीट हो गया है। अब मैं बतलाना चाहता हूँ आपको व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, तब उनके बारे में, उनके भेद को पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों व्यंजन वर्ण से। तो व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से जो बनता है दोस्तों उसी को कहते हैं व्यंजन। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो बिना किसी सहायता का उच्चारण किया जाता है उसको कहते हैं उसको कहते हैं स्वर वर्ण। बिना किसी सहायता का स्वर बनता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के सहायता से जो वर्ण बनता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं दोस्तों। यहाँ परिभाषा में आपको लिखा हुआ है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो व्यंजन वर्ण के 2 रूप होते हैं। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन मतलब आधा, आधा का, आधा खा, ये जितना भी आएगा दोस्तों आधा आधा जो लिखेंगे, जो का के नीचे हलंत दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आधा का। और जब भी हम लोग आधा का लिखेंगे, आधा खा लिखेंगे तो उसके नीचे हलंत देंगे। हलंत का मतलब होता है दोस्तों आधा। और स्वर सहित व्यंजन मतलब पूरा क। तो व्यंजन के 2 रूप होते हैं, एक स्वर रहित व्यंजन और दूसरा स्वर सहित व्यंजन। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, किसी भी व्यंजन से केवल एक ही स्वर हो सकता है। जैसे उदाहरण में कामेकार का कैसे बना दोस्तों? आधा का प्लस आ, कामेकार का बना दोस्तों। वी, वामे से वी, आधा वा प्लस ई बना है दोस्तों, तो वी बना है। चू तो कैसे बना है दोस्तों? आधा चा प्लस ऊ बना है, तो चू हुआ है। तो इसमें एक ही स्वर है दोस्तों, आधा का गिनती पूरा में नहीं आता है, तो आ एक स्वर है दोस्तों, तो एक ही स्वर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अब चौथा स्टेटमेंट है दोस्तों, व्यंजन के भेद 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। व्यंजन के भेद 3 भी होता है, 4 भी होता है और 5 भी होता है। आप लोगों ने पुस्तक में पढ़ा होगा कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, मगर ये हम आपको नया बतलाना चाहते हैं दोस्तों, ये 3 कैसे होती है और ये 4 कैसे होती है और 5 कैसे होती है। वीडियो में बने रहे, हम इनको आगे बतला रहे हैं दोस्तों। व्यंजन को हल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आप लोग ने कभी नहीं सुना हो कि हल क्या होता है? हल व्यंजन को ही कहा जाता है दोस्तों। हल का शॉर्ट नेम हल होता है। जैसे वीरेंद्र सहवाग को वीरू कहते हैं, विराट कोहली को कोहली कहते हैं, इसी तरह शॉर्ट नेम है दोस्तों, व्यंजन का शॉर्ट नेम है हल। जैसे अन्न भी कहा जाता है, तो अन्न के अंतर्गत आ, ई, उ आता है दोस्तों। और
अच मतलब सारे स्वर, अर्च का मतलब होता है दोस्तों सारे स्वर, और हल का मतलब सारे व्यंजन, जैसे क ख ग ये वर्ण व्यंजन है, और जब भी हम हल का नाम लेंगे तो पूरे व्यंजन को हम बोलेंगे हल। तो आप लोगों को स्वर और व्यंजन में अंतर क्या आता है दोस्तों, ये आप लोग को पता चल गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यंजन के भेद 3, 4, 5। तो व्यंजन के भेद होते हैं दोस्तों 5, कुल भेद 5। तो हम पहला हर एक भेद से आपको बतलाना चाहता हूँ। पहला है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, पहला। दूसरा है अंतस्त्य व्यंजन या यन वर्ण कहते हैं दोस्तों। तीसरा उस्मान उस्म या संघर्षी व्यंजन। चौथा संयुक्त व्यंजन या संधि व्यंजन। पांचवा उत्क्षिपित व्यंजन या ताड़नजात वर्ण। तो दोस्तों इन लोग का हम बारी बारी से एक एक बतलाना चाहते हैं दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कुल 25 होते हैं दोस्तों, क से लेकर म तक। ये क्या दोस्तों, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। दूसरा हमारा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन या यन वर्ण, ये 4 है दोस्तों, संख्या में 4 है। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है दोस्तों। उसमें या उस्मान या संघर्षी व्यंजन, ये कुल 4 है दोस्तों। स ह, ये तीनों तरह के स और ह, जब भी इसका उच्चारण करते दोस्त संघर्ष करना पड़ता है जीभ से, इसलिए इसको संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। उस्मान या उस्म इसलिए कहते हैं दोस्तों, जब भी इन स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह से उस्म हवा निकलता है दोस्तों, मतलब गर्म हवा निकलता है, इसलिए इसको उस्म या उस्मान स्वर व्यंजन कहते हैं दोस्तों। और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन या संधि व्यंजन। अक्षात्राज्ञा, ये 4 है दोस्तों संयुक्त व्यंजन, और संस्कृत में दिया भी आता है दोस्तों। तो हम लोग इसको हिंदी में 4 ही मानेंगे। क्यों इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि अक्षात्राज्ञा ये दो व्यंजन को मिलकर एक व्यंजन बना दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। उत्क्षिपित व्यंजन ताड़नजात वर्ण, ये 2 होते हैं दोस्तों, कुल 2, ड़ और ढ। इसको उत्क्षिपित व्यंजन इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि उछल के बिंदी लगा हुआ, इसलिए उत्क्षिपित व्यंजन कहते हैं। और ताड़नजात वर्ण इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका जब भी इस्तेमाल करते हैं, इस व्यंजन का जब भी इस्तेमाल करते हैं स्वर मतलब शब्द के बीच में या अंतिम में करते हैं दोस्तों। जैसे लड़का, लड़के, या पढ़ में अड़ा आ रहा है दोस्तों लास्ट में, अंतिम में, और लड़के में अड़ा आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए इसको उत्क्षिपित व्यंजन करते हैं या ताड़नजात वर्ण कहते हैं दोस्तों। तो अब हम बारी बारी से पहला भेद को स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को। तो कुल संख्या होता है दोस्तों 25। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहला स्पर्श व्यंजन का या वर्गीय व्यंजन। कुल इतना 5 गुना 5 25 होता है दोस्तों। इसका 5 वर्ग है दोस्तों। पहला वर्ग का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग, पांचवा पा वर्ग। तो का से लेके माँ तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है दोस्तों। तो हमसे सवाल में पूछा जाता है दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन का पहला व्यंजन कौन सा है, तो पहला व्यंजन स्पर्श व्यंजन का का है, और अंतिम व्यंजन स्पर्श व्यंजन का अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो इसमें माँ आएगा दोस्तों इसका उत्तर। अधिकतर सवाल में ये पूछा जाता है दोस्तों। जैसे ये अंगा का इस्तेमाल हम कब करते हैं दोस्तों, अंगा का उदाहरण जैसे लिंग, कंगन, मंगल, वांग्मय मतलब क्या दोस्तों, साहित्य, और गंगा, इसमें जो होता है दोस्तों अंगा का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ग 5 वर्ग में बांटा गया दोस्तों, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसको 5 वर्गों में बांटा गया, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारे फेफड़ा से वायु निकलता है तो वह वांग यंत्र मतलब जीभ को स्पर्श करते हुए निकलता है, मतलब जीभ से हवा निकलते हुए फेफड़ा जब भी हवा छोड़ती है तो जीभ से टच होते निकलता है दोस्तों, मतलब स्पर्श करते हुए निकलता है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन करते हैं। अब क से लेके माँ तक जब भी आप उच्चारण कीजिएगा तो गौर कीजिएगा, जो हवा निकलता है दोस्तों वो जीभ से निकलता है, जीभ को छूते हवा निकलता है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये पंचम वर्ण अंगा, इया, अना, ना, मा, ये सब को बोलते हैं दोस्तों
पंचम वर्ण या पंचाक्षर, नासिका वर्ण या नासिकीय वर्ण, अनुनासिक वर्ण। ये 5 नाम से जाना जाता है दोस्तों, 4 नाम से, पंचम वर्ण, पंचाक्षर, नासिकीय, नासिका वर्ण और अनुनासिक वर्ण। ये वर्गों का अंतिम व्यंजन को ही पंचम वर्ण कहते हैं दोस्तों। इसको अनुनासिक वर्ण क्यों कहते हैं? अनु मतलब पीछे और नासिक मतलब नाक, नाक के पीछे मुंह है दोस्तों। तो ये जानिएगा कि नाक से भी उच्चारण होता है और मुंह से भी उच्चारण करता है, और नाक से भी हवा निकलता है और मुंह से भी हवा निकलता है। जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो नाक से भी हवा निकलेगा और मुंह से भी हवा निकलेगा दोस्तों, इसलिए इसको कहते हैं अनुनासिक वर्ण। मुख और नाक दोनों यह सहायता उच्चारण करते हैं, इसीलिए इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं दोस्तों। तो अनुनासिक वर्ण का जैसे अंगा का इस्तेमाल बहुत ही जगह में करते हैं दोस्तों, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा। जैसे अंगा का इस्तेमाल कब करते हैं दोस्तों? तो मंगल, गंगा, लिंग और कंगन, जब भी इन लोगों के इस्तेमाल करते हैं दोस्तों नासिक वर्ण का, तो ये अनुस्वर में भी बदल जाता है। जैसे आप अंगा को देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे, मंगल है, गा में स्वर गंग, गा में कार का, यहाँ तो अंगा तो इसमें हम लोग दोस्तों ऐसा भी लिख सकते हैं, आप उदाहरण में देख रहे होंगे अंगा का इस्तेमाल करके भी। और लिंग, कंगना। अब इया का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? व्यंजन में, पतंजलि में। तो अब पतंजलि में आप देख रहे हैं इया का इस्तेमाल भी किए हैं और अनुस्वर में भी बदल के आपको दिखाएं दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पतंजलि जो लिखा हुआ है ये गलत नहीं है दोस्तों, ये सही है। और अना का, जैसे खंड, खामेश्वर खंड, अनुस्वर में भी लिखे हैं दोस्तों, और अना का भी इस्तेमाल करके। जैसे पंडित में दोस्तों, पंडित में अनुस्वर भी डाले हैं, अना को अनुस्वर में बदले हैं दोस्तों। और प अधना डीता ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। और ना का संजय, संशय, संहार, इसमें जो अनुस्वर लगा दोस्तों, ना के आधा ना लगा हुआ दोस्तों, अनुस्वर के जगह में आधा ना का इस्तेमाल किए हैं, मतलब ना के स्थान पे अनुस्वर का इस्तेमाल किए हैं। संविधान में दोस्तों माँ को हम अनुस्वर में बदल दिए हैं दोस्तों। तो जैसे स्वयं हो गया, संस्कार हो गया, तो संस्कार को हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो पहले सम जोड़ कार करेंगे, तो अनुस्वर को हम किस में बदल दिए? म में, आधा म में, पूरा म में नहीं बदलेंगे दोस्तों। तो ये जितना भी अनुनासिक वर्ण है इसको हम लोग अनुस्वर में भी बदल देते हैं दोस्तों। और ये आपस में एक दूसरे से कभी माँ का इस्तेमाल ना में करेंगे, ना का इस्तेमाल माँ में करेंगे, और ना का अना में, अना ना में, इया अना में, और इया अंगा में भी बदल जाता है दोस्तों। जब भी शब्द बनाते हैं दोस्तों तो उसका सही अर्थ ना हो तो उसको हम लोग बदल लेते हैं एक दूसरे से। जैसे संगम में अधन अंगा, आधा अंगा का यूज किए हैं दोस्तों इसमें। संगम में अनुस्वर में अंगा भी लिख सकते, आधा अंगा भी लिख सकते हैं, और इसको अनुस्वर में भी डाल कर लिख सकते हैं। तो आपको परीक्षा में शुद्ध वर्तनी के लिए पूछा जाता है दोस्तों, तो दोनों में से में एक देगा दोस्तों, अनुस्वर डाल के देगा या अंगा डाल के देगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों सही है। आधा या इस्तेमाल करेंगे अनुस्वर के इस्तेमाल करने के लिए, और जब भी इन वर्ण का इस्तेमाल करेंगे तो आधा में इस्तेमाल करेंगे अनुस्वर में बदलने के लिए, आधा वर्ण का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दोस्तों माँ ना में बदलता है, ना अना में, और अना इया में बदलता है, और इया अंगा में बदलता है। जैसे दोस्तों अब इसमें हम आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहते हैं परिमाण। परिमाण का संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस मान, तो माँ में कर माँ, अना का कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, परिमाण में मान का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको हम बदलेंगे परि प्लस मान। ना अना में बदल गया, यही संधि विच्छेद है दोस्तों, पहला नंबर ही सही है संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद। परिमाण, परि प्लस नाम, नामकरण अनामा, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसका संधि विच्छेद परि प्लस नामकरण नाम। तो अना नाम में बदल गया दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अना नाम में बदल गया, संजय हो गया दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद करने वक्त सन प्लस जय ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए इसको सम प्लस जय, तो अनुस्वर माँ में बदल दिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे। और सम प्लस जय यही सही संधि विच्छेद है दोस्तों। रामायण, राम प्लस अ या ना अयन, तो अ या अना है दोस्तों, तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे? राम प्लस अ या ना अयन, अना ना अना में बदल गया, लास्ट में रामायण आया दोस्तों। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद है। और अनुनासिक वर्ण
आपस में एक दूसरे से बदल जाते हैं। तीसरा उदाहरण है दोस्तों श्रवण। श्रो प्लस अन, अना का कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, इसलिए इसको अर्थ अन एक अर्थ होता है दोस्तों, इसलिए इसको अन में बदल दिया। श्रो प्लस अन तो श्रवण बना है दोस्तों। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो हम इसको पहला, दूसरा, तीसरा से हम बतलाना चाह रहे हैं दोस्तों कि कैसे बदलता है। जैसे श्रवण, श्रो प्लस अन, श्रो प्लस अन, इसका अर्थ होता है कभी अना का कभी पढ़े भी नहीं होंगे आप लोग दोस्तों इससे पहले कि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, इसलिए इसका लिखा ही नहीं जाता है। अना अन का एक अर्थ होता है दोस्तों। प्रणाम, प्र प्लस नाम का नाम ऐसा नहीं होगा दोस्तों, प्र प्लस नाम का मतलब होता है नाम, ये एक अर्थ है। तो इस तरह से बदलता है दोस्तों। म ना में बदलता है, न अना में बदलता है, अना इया में बदलता है, और इया अंगा में बदलता है। अंगा भी इया में बदलता है, इया भी अना में, और अना भी ना में, ना भी माँ में बदलता है दोस्तों। तो ये सब उदाहरण रहा दोस्तों, 5-6 उदाहरण है दोस्तों। आप तो यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा, इया, ना, अना, ना, मा अनुनासिक या नासिक वर्ण कहलाता है। इसको स्टेटमेंट में लिख दिए दोस्तों। अनुनासिक वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए परस्पर बदल जाते हैं तथा इनके स्थान अनुस्वार चिन्ह आ जाता है। और तीसरा है दोस्तों च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। च, छ, ज, झ, ये 4 वर्ण है। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ट वर्ग के ट, ढ व्यंजन वर्णों से उत्क्षेपित व्यंजन बनते हैं दोस्तों, ढ और ढ। तो उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के मध्य या बाद में अंतिम वर्ण के रूप में ही किया जा सकता है दोस्तों। नोट, अड़ा और ढड़ा। उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जा सकता है। जैसे स अड़ा का सड़क, ल अड़ा का में का लड़का, ड अना डा में का डंडा, मेंढक, पढ़ना, गढ़ और चढ़। आप इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, ये उत्क्षेपित व्यंजन का इस्तेमाल बीच में किया गया शब्दों के और अन्यथा अंत में किया गया है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़े दोस्तों स्वर्ण वर्ण पूरा पढ़ लिए दोस्तों, और व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का हम लोग पहला पढ़े दोस्तों स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन बस पढ़े हैं दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे तीसरा वीडियो होगा दोस्तों, उसमें अंतस्थ व्यंजन से आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो भी मैंने बतलाने का प्रयास किया आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों अगर किसी चीज़ में डाउट होगा। और ये जो PDF है दोस्तों लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा दोस्तों, तो आप इस नोट से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैंने कुछ नई चीज़ें आप लोगों को बतलाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम अभी वर्ण के भेद में हैं दोस्तों। अभी दूसरा टॉपिक वर्णमाला के अंदर दूसरा टॉपिक वर्ण का उच्चारण स्थान अभी नहीं स्टार्ट किए हैं दोस्तों। वर्ण के भेद में ही चल रहे हैं। स्वर्ण वर्ण पढ़ चुके हैं, अभी व्यंजन वर्ण कंप्लीट। व्यंजन वर्ण का पहला भेद अभी स्पष्ट व्यंजन शुरुआत किए हैं दोस्तों। तो कल का वीडियो में आने वाला नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वर्ण व्यंजन के दूसरा भेद पढ़ेंगे दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन या यर्ण वर्ण किसे कहते हैं ये इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।